ओके। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज के इस बातचीत विद टॉपर सीरीज में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं करण जी, जिन्होंने जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून कह लें या अगस्त कह लें, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालीफाई किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है इन्होंने इस बार इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे जो है हमें तैयारी करनी चाहिए, इन्होंने अपनी तैयारी जो है कैसे की थी। तो करण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस आज के डिस्कशन प्रोग्राम में। और आपको जो है हमारी पूरे परिवार की तरफ से जितने भी बच्चे यहाँ पे जॉइन हुए हैं, सबकी तरफ से एक बार जो है बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने इस बार जो है इतना अच्छे मार्क्स से जो है इस एग्ज़ाम को जो है क्वालीफाई किया है। तो बहुत बहुत हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएँ, इससे पहले जो है मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे बच्चों को जो है बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या रहा है? आपने मतलब स्कूलिंग कहाँ से की है? आपका यूजी कहाँ से रहा है और पीजी आपने कहाँ से किया है? हाँ। अभी तो गुलशन भाई, गुलशन अपने क्लासमेट है बीचू में, मास्टर्स में। हम लोगों ने अभी मास्टर्स एम जो में साथ में ही किया है। उसी कॉन्टेक्ट से मैं यहाँ आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ। तो मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर साथ में किया है सूरत से, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 12th मैंने पीसीएम से किया है, साइंस बैकग्राउंड से। उसके बाद किसी कारण से मैंने डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू में एडमिशन लिया अपने बैचलर्स के लिए। बीए मैंने इग्नू से किया है, जो बहुत शॉकिंग होगा बहुत लोगों के लिए। मैंने इग्नू से बीए करी 1922 बैच। उसके बाद इग्नू से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 22-24 क्वेश्चन के साथ। और 23 में नेट क्वालिफाई हुआ और 24 में अभी इसी बार जेआरएफ क्वालिफाई। तो आप जब इग्नू में अपनी ग्रेजुएशन जब कर रहे थे, तो उसके साथ में आप कोई और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे या बस इग्नू से बैचलर ही हो रहा था आपका? नहीं, फर्स्ट और सेकंड ईयर में एसएससी के एग्जाम्स दिए, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 19 और 20 एसएससी अच्छा, सीएचएल के लिए अटेंड किया उस टाइम। मतलब पहले कि उससे पहले आपने एनडीए दिया। हाँ, एनडीए और बाद में एसएससी, मतलब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास है। अब बात करते हैं कि आपने जो है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने से पहले इसमें जैसा कि आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट आपने शायद दिए हैं, एक में नेट क्वालीफाई हुआ था आपका और बाद में जो जेआरएफ। तो आपने क्या 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं? नहीं नहीं, मैंने कुल मिला के 3 अटेम्प्ट दिए हैं। मैं 2 में जेआरएफ हुआ है, 2 में सॉरी नेट हुआ है, 1 में जेआरएफ हुआ है। फर्स्ट अच्छा, अटेम्प्ट मैंने जून 23 वाला दिया था। जून 23 दिया था, दिसंबर 23 दिया था। दोनों में नेट क्वालिफाई हुआ था। अब परसेंटाइल 99 प्लस ही रही है जितना परसेंटाइल आई। लेकिन नेट क्वालिफाई हुआ था, जेआरएफ कुछ एक दो क्वेश्चन से दो। और थर्ड टाइम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड 99.7%। यूआर की कट ऑफ 99.8 कुछ गई थी। अच्छा। मतलब कि आपने टोटल 3 अटेम्प्ट दिए हैं। अगर बात करें कि अ, आपके हिसाब से जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए हमारे जो पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इनका क्या जो योगदान रहता है? और काफ़ी बच्चे जो इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम फर्स्ट पेपर को ज़्यादा पढ़ें या सेकंड पेपर को ज़्यादा पढ़ें। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना जो है टाइम हमको इसमें देना चाहिए? मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे मेरे तो व्यूज बहुत बहुत क्लियर है कि अगर आप लोगों की साइंस बैकग्राउंड है तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, नेचुरली अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 12th पीसीएम से है या पीसीबी से भी है तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा एज एज लेने का प्रयास करें फर्स्ट आपके, क्योंकि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो नेचुरली आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ वहाँ होने का स्कोप है 8 सालों में कंपैरिजन में। तो आप फर्स्ट पेपर में एज लीजिए, नेचुरल एज, और पार्ट बी में फोकस करिए। लेकिन अगर आपका पार्ट ए में उतना अच्छा स्कोर नहीं होता है, आप 20 22 25 कर पाते हैं मैक्सिमम अगर, तो आपको पार्ट ए में मेहनत करने की जरूरत है फिर। और हिस्ट्री का मैं क्या, पार्ट बी में तो ये सीन है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल से वो सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका वो अच्छा होगा। जी, वेयर जैसा कि आपने बताया कि
लेकिन साइंस बैकग्राउंड तो होने के बाद भी 3 साल अगर हम लोग आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज़ से जो है बैचलर्स करें उसके बाद पीजी करें, तो 5 साल का जो टाइम पीरियड है लगभग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी 12th और 11th की चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये होता है। ये होता है जैसे कि जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है कभी, तो उनके साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अगर बात करते हैं कि एक पूरे सिलेबस को कवर करने में एक नए बंदे को जो है कितना टाइम लग सकता है? आपको कितना लगा था? आपका पूरा सिलेबस तो यूजी पीजी में जो आपने पढ़ा है वही है, आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है। आपको रिवीजन करना पड़ सकता है। पार्ट बी की बात करूँ, पर्टिकुलरली पार्ट बी। पार्ट ए में तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहली बार सबने पहली बार और जैसे कि आपने कभी अलग से इसके लिए पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है? नहीं किया है। डेडिकेटेडली ये नहीं किया कि एक-एक टॉपिक मैं पढूँ। मुझे करना चाहिए था, तभी मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे। शायद मेरी वो खामी हो, गलती हो, पूरे चांसेस हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। उस तरीके से तो स्ट्रक्चर्ड फिर वे में पढ़ाई। आप तैयारी करते कैसे थे? जैसे कि क्या-क्या जो है सोर्स आप फॉलो करते थे? क्या आपका रूटीन था? जैसे कि क्वेश्चन्स पे ज़्यादा रिलाई करते थे या कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं है उसको क्लियर करते थे? जनरल स्टडीज़ करना ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जनरली स्टडी करना। आपको जैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी जो रेफरेंस बुक्स हैं, वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पार्ट बी में तो हेल्प होगा ही। वो आपके सेमेस्टर में भी काम आएगा, बीएचयू के एग्ज़ाम्स में या फिर जहाँ पे पीजी कर रहे हो, वहाँ पे भी काम आएगा और आपके नेट के पेपर्स में भी वही टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन पार्ट ए के लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और के लिए जो जैसे कि आपने बताया कि जनरल स्टडी जो हमारे एकेडमिक्स हैं वही हमारे लिए इसमें हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एकेडमिक के अलावा जो इस पे बहुत टाइम जो है वो अपना देते हैं। जैसे कि वो कॉलेज जाना ही बंद कर देते हैं। कॉलेज की क्लासेस को अटेंड करना बंद कर देते हैं और वो जो है पूरे अलग तरीके से जो है तैयारी करते हैं। तो इस विषय पे आपका क्या मानना है कि कॉलेज जो है लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कॉलेज अटेंड करना चाहिए। कॉलेज अटेंड करना चाहिए और अगर आप घर से दूर रह के बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट बीएचयू में या आप किसी भी जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं एडमिशन के बाद। तो अगर आप घर से उतना दूर एडमिशन ले रहे हैं, तो आप क्लासेस तो अटेंड करें, जितना हो सके। अगर आपको कोई वैल्यूएबल टीचर लगता है, कोई वैल्यूएबल कोर्स लगता है, तो वो आप जितना हो सके अटेंड करो। आपको वो फ़ायदा ही होगा और आप केवल नेट तक आपकी जर्नी थोड़ी है। नेट क्वालीफाई करके ज़िंदगी पूरी होगी। नेट क्वालीफाई करोगे, पीएचडी करोगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। असिस्टेंट पीएचडी करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, कोर्सेज़ अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं या आपने अपनी थियरी जो है, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर आपने स्ट्रेंथन नहीं किए हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आप पढ़ाएँगे क्या? आप पीएचडी कैसे करेंगे? ये भी वो बात इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही है आपका कि क्लासेस करने से हमको जो है एक्सपोज़र जो है बहुत अच्छे से मिलता है, सारे सब्जेक्ट पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बहुत सारे लोगों को जो है सोर्सेज़ के लेके जो है बहुत सारा डाउट होता है। कि कौन-सा जो है सोर्स हम लोग पढ़ें, पीवाईक्यू लगाएँ या ना लगाएँ? इंग्लिश मीडियम अगर आपका है तो वो और ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को जो है कोई सूटेबल ऐसे एक फैक्चुअल बुक की अभी कमी महसूस हो रही है थोड़ी-सी। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कौन-कौन से सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया था? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने जैसे 12th से ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कई सारे टैकल किए हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने एनडीए भी दिया है, एसएससी भी दिया है, बाद में नेट के तो मल्टीपल दिए हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का मेरे लिए शुरुआत वहीं से करी जाती है कि पीवाईक्यू आप देखो सबसे पहले। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है स्टार्टिंग में ही। तो पीवाईक्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू स्किप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब वो तो करना ही करना है। उसके बाद पीवाईक्यू के बाद आप जो जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन्स आते हैं। नेट के हिस्ट्री के पार्ट में मॉडर्न और एंशिएंट से काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की जो जैसे जैसे गीता कहा जाता है, जैसे हमारे कुछ हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चंद्र सेन, तो वो सब जो किताब फिर एंशिएंट इंडिया है आर्यभट्ट की, वो सब किताबें डायरेक्ट यूज़ में आती है। आप हिस्ट्री का कहीं भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कैसा भी दें, हिस्ट्री अगर वहाँ पे पूछी जा रही है, तो ये बुक्स यूज़ की हैं। ये तो मैंने आपको थियरी का पार्ट बताया।
उसके बाद एक गाइड गाइड करके भी बुक्स आती है सारी, जो क्वेश्चन बैंक वो आपको चूज करिए। मैंने उनमें गलती करी, लेट से यूज करा, नहीं ज्यादा है गलती। वो गाइड बुक्स वगैरह तो यूज करते ही क्वेश्चन बैंक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है और जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी होते हैं। तो आप अपना थियरी को कौन सी बुक जो है आपने यूज की थी इसके लिए? गाइड बुक जो है कौन सी यूज की थी आपने? मैंने इस लास्ट अटेम्प्ट में ही एक ही बार यूज करी है आज तक गाइड बुक हिस्ट्री के लिए, वो ट्रूमैन की यूज करी थी, मुझे मेरे एक दोस्त ने रेफर करी थी। मैंने थियरी उससे पढ़ी, क्वेश्चन लगा पाया, फिर एग्जाम नजदीक आ गया तो ज्यादा। ट्रूमैन की, ओके। और बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो उसके लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस को फॉलो किया था? जैसे कि साइंस बैकग्राउंड का भी कोई होगा तो डीआई और मैथमेटिक्स, और मैं ये लॉजिकल रीजनिंग को अगर छोड़ दें तो बाकी सबके लिए नया ही है 35 क्वेश्चन जो है। वो आपने कैसे कवर किया था? नहीं, मैं बच्चों को इसमें, जो भी मेरे जूनियर्स भी अगर का अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं तो नेट पर अटेम्प्ट, तो मैं पार्ट ए का एक चीज आपको बताता हूँ कि पार्ट ए में अगर आप 30, 35, 40 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा है, स्कोर बहुत अच्छा है, रफ अटेम्प्ट भी था। हाँ हाँ। तो अगर पसंद है तो बहुत एक्सेप्शनल है। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो आप 40 टारगेट करके कि कौन सा सेक्शन आपको छोड़ दें, जो सेक्शन आपका वीक है। जैसे रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जो सॉल्व नहीं किए जा सकते, टेक्निकली पॉसिबल नहीं। तो आप अपना मेन फोकस रखो जो प्रिडिक्टेबल सेक्शन है, जैसे मैथमेटिक्स डीआई बहुत प्रिडिक्टेबल है, तो जिनका मैथ्स अच्छा है और जिनका लॉजिकल रीजनिंग काम करता है तो 10 में से 8-9 आराम से कर सकते हैं, बिना कोई भारी प्रिपरेशन कर सकते। ये तो है। अब ये नहीं कि आप उसमें दिमाग घिसे ही जा रहे हैं, जो सेक्शंस मुश्किल है मतलब नहीं हो सकते वो। आप 40 का टारगेट करो, 50 का मत करो, 50 में शॉर्ट। मतलब कि जो यूनिट्स आपके तैयार नहीं है, जिसपे आपको कमांड नहीं है, मान लीजिए कि वो आप टारगेट नहीं करना, 10 क्वेश्चन आप लोग माइनस कर दिए, लेकिन 40 का करिए तो 40 का करिए। ये नहीं है कि 50 की जगह हम लोग 10 क्वेश्चन को माइनस करके पूरा जो क्वेश्चन अपने लिए 40 ही बना दिए और वहां पे हम जाके 20 का टारगेट एग्जाम हॉल में कर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप सीरियस रूप से एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम जो आपका स्कोर होना चाहिए फर्स्ट पेपर में। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो विदाउट 35 क्वेश्चंस को सही किए आप शायद ही कभी जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो अपने हिसाब से सभी लोगों को देख लेना चाहिए कि कितना ज्यादा उनको मेहनत करने की जरूरत है। अब एक बार फिर से मैं पूछूंगा कि दोनों पेपर्स में, फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है कितना ज्यादा रोल होता है और इसका सोर्स क्या लोगों को रखना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली जो बस प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रीवियस ईयर की एक अलग से सेपरेट गाइड्स को लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह को देख के, जैसे कि एजीपी पब्लिकेशन हुआ, यूथ पब्लिकेशन हुआ। तो इस पे आपका क्या मानना है? बुक गाइड्स कौन सी फॉलो करनी है, इसके लिए एक सही आदमी नहीं हो पूछने, क्योंकि मेरा मेरा इग्नू से ग्रेजुएशन हुआ है, मैं केवल मास्टर्स के लिए बीएचयू में गया, तो मैं उस इकोसिस्टम से एकदम जो है मैं अवेयर नहीं हूँ कि कौन सी बुक्स चलती है नहीं चलती। आपको पता है हमारा मास्टर्स भी 1-1.5 साल का ही था, एडमिशन लेट हुए लेकिन कोर्स कंप्लीट टाइम पे हुआ, तो मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूँ। तो मैंने मेरी जनरली पढ़ाई थियरी बुक्स थी उनसे किया था, लेकिन आप पीवाईक्यूज के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, पीवाईक्यू तो हर जगह एक ही दिया हो, कोई भी बुक उठाओ वो तो अलग अलग तो देंगे नहीं। और हाँ, गाइड बुक यूज करो, अच्छी गाइड बुक यूज करो कोई, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थियरी पढ़ने के बाद, ये बहुत जरूरी है। गाइड बुक अच्छी ले लो, जैसे मैंने ली थी, लोग और भी गाइड बुक्स हैं जैसे अरिहंत वगैरह भी पढ़ते हैं तो देखा है बस, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरा ग्रेजुएशन उस एरिया से है नहीं, इग्नू से, यहाँ पे लोग वो गाइड बुक्स वाला कल्चर ही नहीं है कि यहाँ पे तो, लेकिन इग्नू का मटेरियल जो है वो बहुत उम्दा क्वालिटी का है जहाँ तक मुझे पता है। पर वो थियरी के लिए है अगेन, मतलब उसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह आपको नहीं मिलेगा, वो कोर्सेज। हाँ नहीं, मतलब अगर कोई तैयारी करना चाहता हो तो इग्नू के मटेरियल से भी तैयारी हो सकती है अच्छी खासी, क्योंकि मैंने उसको देखा है कई बार। और बात करते हैं कि आपने जो है
इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में 3 अटेम्प्ट जो है वो लगाए। तो आपको क्या लगता है कि आपके पिछले 2 अटेम्प्ट्स में क्या कमी जो है रह गई थी? फर्स्ट पेपर में कमी रही थी या सेकंड पेपर में? तो इस पे आपका क्या मानना है? मैं बताता हूँ। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो गुलशन को पता होगा, गुलशन का उसी अटेम्प्ट में जेआरएफ। तो गुलशन हुँ, को याद हुँ, होगा हुँ। वो पेपर डिफिकल्ट साइड में था। उसके हुँ, बाद का कोई भी वर्क उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना वो था। तो मेरी तो उसमें उम्मीद ही नहीं थी कोई, मैं नेट भी क्वालिफाई। तो फाइनली जब रिजल्ट आया, नेट भी क्वालिफाई हुआ, तो मुझे लगा ठीक ही है भाई, मतलब जेआरएफ कर सकते हैं, अगर थोड़ी और मेहनत करेगा तो जेआरएफ। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट आया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती करी या जो भी आप कहिए। उस टाइम पे मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था एमबीए के लिए। हुँ, मैंने कैट का एग्जाम भी दिया और ठीक ठाक परसेंटाइल भी आया, लेकिन फाइनली किसी कारण से छोड़ दिया मैंने। तो नेट का अटेम्प्ट जो था वो कैट के साथ ही पड़ा था, 4-5 दिन 6 दिन आगे पीछे था, तो मैं उसमें एफर्ट दे नहीं पाया। मैंने उसे एक्चुअली ऐसे ही जाने दिया, लेकिन उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा था उस वाले अटेम्प्ट, जिसमें बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। स्कोर मेरा था करीब 100 क्वेश्चन और कट ऑफ था 102। तो मैं 2 क्वेश्चन से जेआरएफ मिस कर गया। और जब भी मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, यूआर की कट ऑफ 102 थी। तो फिर मैंने सोचा कि एमबीए, तो अब एमबीए का आईटीआर ड्रॉप कर दिया, तो मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा जून वाला। उससे मैंने थोड़ा सा हुँ। 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना एक और उससे ठीक ठीक स्कोर बन गया फाइनल थर्ड। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपका डिसाइडेड कि मुझे पीएचडी में ही जाना है या मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो डेडिकेटेडली इसके लिए तैयारी करोगे तो मुश्किल नहीं है। मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे, क्योंकि मैं यहाँ मास्टर्स के टाइम पे कैट की प्रिपरेशन उन सबसे। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 1 महीने के डेडिकेशन से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया और हर बार जो है लगभग यही एवरेज रहा होगा आपका पढ़ाई का। तो ये बताता है कि आपका जो है बेसिक और पीछे की जो पढ़ाई हुई है हिस्ट्री की, वो कितनी ज़्यादा अच्छी से हुई है। अब बात करते हैं कि एक जो कहावत अभी फ़ेमस हो रही है कि जो मेहनत करता है उसका नेट क्वालिफ़ाई होता है और जो किस्मत वाला होता है उसका जेआरएफ क्वालिफ़ाई होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ और मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था, जो जून वाला जिसमें आपने नेट क्वालिफ़ाई किया था, तो उसमें मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास पढ़ाई नहीं की थी और लेकिन इतना पढ़ाई किया था कि सबको मुँह दिखाने लायक स्कोर कम से कम आ जाए। और सारा खेल जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है, उसका था। तो आपका इस पे क्या मानना है? नेट और जेआरएफ के बीच में जो 1-2 या 3-4 क्वेश्चंस का जितना भी अंतर होता है, इसमें मेहनत और किस्मत कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है? देखो भाई गुलशन भाई, सीन सीन क्या है ना, जो आपको मिल जाए वो आप कह दो कि किस्मत का भरोसे हुआ सच में। क्योंकि अगर आप अपने मेहनत का रोल दोगे तो अभिमानी बनोगे। अगर आप जेआरएफ हुँ, हो तो ये कहो कि हाँ, भगवान की कृपा से जेआरएफ हो गया इस बार, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी कम होता तो मैं नेट में ही फंस जाता। लेकिन अगर आपका जेआरएफ नहीं हो रहा, आप नेट में फंस जा रहे हो, तो आप ये बहाना मत दो, वरना आप मेहनत नहीं करो। फिर आप ये बताओ कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई, इसलिए 2 क्वेश्चन कम हो गए। अगली बार मेहनत से बढ़ा दूंगा, हुँ, जेआरएफ कर दूंगा, फिर तुम मेहनत के बजाय किस्मत को जेआरएफ करने के बाद, पहले नहीं। मतलब पहले कि कहावत कहावत जो है वो आप सही मान रहे हैं कि नेट हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा मेहनत काम आया है और जेआरएफ हुआ तो हमारा किस्मत काम आया है। जी, ओके, 2-3 क्वेश्चन के तो फर्क में क्या कहोगे? हुँ, हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जैसा कि करण ने बताया कि इन्होंने किस-किस तरीके से तैयारी की थी। किसी का अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को यूट्यूब पे देखेंगे, वो भी अपना प्रश्न जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बताइए अश्वनी हैं, उमाशंकर हैं, गार्गी हैं, सोनी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ, उमाशंकर बताइए। ओके। सबसे पहले भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जॉब की। भैया आप ये बताइए,
आपने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में आप हिस्ट्री पेपर सेकंड के लिए कौन सा सोर्स यूज किए। फर्स्ट के लिए तो ट्रूमैन बताया, बट सेकंड के लिए नहीं। सेकंड के लिए उन्होंने ट्रूमैन बताया था उमाशंकर, और मैं सेकंड के लिए अपनी, फर्स्ट के लिए तो मदान यूज करते हैं यार, सब एक ही किताब है फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए ऑप्शन भी नहीं है, मतलब मदान क्या ऑप्शन भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता है। तो क्या उसमें तीनों कवर हो जाता है? ट्रूमैन तीनों कवर कर लेता है? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कह रहे हो ना? हाँ हाँ, तीनों कवर कर लेता है क्या ये बुक? उसके ट्रूमैन की मैंने पढ़ा, उसका थियरी अच्छा है। थियरी पढ़ो और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। मतलब पूरी बुक करीब 900 1000 पन्ने की है, जितनी कर पाओ उतना अच्छा। पूरी ना भी करो, 1000 पन्ने बहुत होता है, जितनी कर पाओ उतना अच्छा। थियरी पढ़ने के बाद, पहले से नहीं। अच्छा, भार्गी, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, गुड इवनिंग। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ट्रूमैन वाला बुक फॉलो कर रहे हैं, वो है मेरे पास, बट उसका जो मॉडल क्वेश्चंस है और जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो मैंने देखा है कि उतना डेप्थ में नहीं है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड बुक, जैसे आर एस शर्मा है या फिर उपिंदर सिंह, जो नॉर्मल ऐसे इन डेप्थ में पूरा पढ़ाते हैं। तो आपने वो पहले वो सारे बुक्स कवर कर लिए थे क्या? एनसीईआरटी हो, उपिंदर सिंह हो, आर एस शर्मा हो, या फिर मिडवल या मॉडर्न का सतीश चंद्र, ये सब वो सब कवर करने के बाद आपने ट्रूमैन्स फॉलो किया, या फिर मतलब कैसे क्या था? जो मैं कह रहा हूँ ना कि थियरी करने के बाद गाइड पे जाओ। तो थियरी का मतलब वही है, वो जो 4-5 किताब है जिनका बंडल सबको पढ़ना होता है, यूजी और करना ही होता है, वो बंडल पूरा करने के बाद तुम जाओ गाइड बुक के तरफ। सीधे गाइड बुक पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि याद नहीं होता है ना। कॉन्सेप्ट एक बार अपना क्लियर कर लीजिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आपको यूजी पीजी में पढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर आप एक्चुअल बुक की तरफ मूव करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जैसा कि मेरा मानना है और सभी लोगों का यही मानना है। आर एस शर्मा मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, वो सब पढ़ा हुआ है। मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा, और मल्टीपल किताबें पढ़ी है मॉडर्न। आरसी मजूमदार पढ़ा है, मॉडर्न में स्पेशलाइजेशन, तो मॉडर्न तो मैंने पढ़ा ही है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सीरियसली अपनी यूजी पीजी की पढ़ाई कर लेता है, तो उसको अलग से कभी सिलेबस कवर करने की चिंता नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार सिलेबस की दुहाई देते हैं कि सिलेबस मेरा नहीं कवर है, नहीं कवर है, नहीं कवर है। मैं उनसे बस पूछता हूँ कि सिलेबस है क्या, ऐसी कौन सी चीज इसमें है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा सिलेबस ही नहीं कवर है। वो लोग समझते नहीं है कि यही सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था, तो उस समय भी लगभग सेम यही सिलेबस था उसका भी, बस उसमें थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडेड था, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था। अब वो एग्जाम देने के बाद मैंने जस्ट ये वाला एग्जाम दिया, तो लोगों को ये लगता था कि सीयूटी और नेट जो है अलग अलग एग्जाम, इसमें जो है दोनों का अलग अलग पैटर्न होता है, दोनों में अलग अलग सिलेबस होता है। मुझको अब प्रॉपरली जो है नेट का तैयारी करना पड़ेगा 1 आध साल, उसके बाद जो है मैं इसको देने के लिए कंफर्टेबल हो पाऊंगा। लेकिन मुझे ये लगता था कि जो मैंने सीयूटी में पढ़ा है वही चीजें हमारी नेट में काम आएगी। मैंने नेट के लिए जो है अलग से कोई अपनी नोट्स वगैरह नहीं बनाया था, जो सीयूटी मैंने चीजें पढ़ी थी बस वही रिवाइज करके मैं गया था एग्जाम देने। तो बस यही कहने का मतलब है कि सिलेबस एक बार देखिए, और ये देखिए कि उसमें से कौन कौन सी चीजें आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। ओके। गुलशन भाई, तुम आप सीयूटी का मेंशन लाए ना, तो मैं सीयूटी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ जो बच्चों को मोटिवेट भी। मेरा इग्नू का ग्रेजुएशन चल रहा था, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के पेपर्स थे, और थर्ड ईयर का जो जिस दिन फाइनल पेपर था उसके 10 दिन बाद सीयूटी था। क्योंकि मेरे इग्नू है, आपको पता है, लेट देरी सवेरी चलती रहती है, पेपर लेट हो रहे, और इग्नू कोरोना का भी साल था। तो मेरा जिस दिन फाइनल पेपर्स खत्म हुए ग्रेजुएशन के, उसके 10 दिन में सीयूटी था। तो अगर आप ये वाले ग्रुप में से हैं जिनको 1 साल लगेगा तो क्लियर कैसे करोगे? 10 दिन का हाँ, मिला ना मेरे को। और अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कभी हार्ड वर्क जो है मांगता ही नहीं है, ये बस स्मार्ट वर्क की चाह जो ये रखता है सबसे। और बस ये देखिए कि कैसे जो है मैं औरों से आगे थोड़ा सा निकल सकता हूँ।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। उमा शंकर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। बताइए उमा शंकर, या कोई भी हो जो कुछ प्रश्न करना हाँ। चाहता हो भैया से। ठीक है, ओके। भैया से यही क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि टाइम अब लगभग 2 मंथ रह गया है, तो अभी से किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए स्टडी? देखो भाई, 2 मंथ। सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर है, मतलब तुमने यूजी और पीजी में की हुई है, अभी कहाँ हो, पीजी में हो गए शायद, या हाँ हाँ, ये अभी पीजी में है और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह पे हो और मेहनती भी हो इसका मतलब। तो तुमने यूजी और पीजी में अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो जो जून का एग्जाम दोगे उसमें 1 महीना अगर तुम डेडिकेटली कर लेते, नहीं देखो पीजी के साथ उतना करने निकला भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो घर पे था, हमारी पीजी कंप्लीट तो ज्यादा टाइम था इस बार सेकंड। तो अगर तुम 1 महीना निकाल लेते हो तो इनफ है। एक महीना 40 दिन बहुत सही है। तुम हैदराबाद में हो तो तुमने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है, ये उसका प्रूफ है। हैदराबाद में ऐसे तो पहुंचे नहीं होंगे। तो टाइम जो है ना उमा शंकर, थोड़ा सा अपने आप को जो है एनालिसिस। हाँ बताइए, एसपी एसपी कुछ कहना पूछना चाहते हैं। सर मेरा नेट की बात प्रबल पूछ रहे हैं कि उनका जो है 2 बार से जो है नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हो? फिर से फॉर्म भर दो दिसंबर वाला, पहला सजेशन तो यही है। दिसंबर वाला फॉर्म भरिए और अच्छे से जो है तैयारी करिए। हाँ और भाई, मैं भी सेम ग्रुप, 2 बार नेट मैंने भी लिया हुआ है। सोशल मीडिया और मीमबाजी से थोड़ा सा दूर रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। ये सजेशन जो है हो सकता है। इधर उधर के काम करो थोड़ा, व्हाट्सएप पे कम टाइम बिताओ, इंस्टा पे कम टाइम बिताओ, हो जाएगा सिलेक्शन। एसपी कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? ओके, ठीक है फिर। करण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने हमारे लिए इतना कीमती समय अपना निकाला, और हमारे इन बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको फिर से एक बार जो है बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इस बार जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान करे कि आप जहाँ भी एडमिशन चाहते हो अपना पीएचडी में, वहाँ आप जल्द से जल्द इनरोल हो और अच्छे से जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट करें, जल्दी से जो है कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको दिलाए भगवान। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों से हम लोग मिलते हैं किसी और तुम क्लास और टॉपर के साथ। अच्छी बात है, हम लोग मिलते रहेंगे कभी ना कभी। जरूर मिलते हैं किसी और से, किसी और टॉपर के साथ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।